लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो और उसकी शैडोज की डीमन के साथ फाइट स्टार्ट हो गई थी। आगे हम देखते कि जिनो ने सारे डीमंस और उधर के बॉस मेटर्स को भी हरा दिया था, जिसके बाद जिनो को एक्वस फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और मेटर्स के पेंडेंट के अंदर से 220 डीमन सोल्स मिलती है। साथ ही उसका लेवल 2 से बढ़ जाता है। जिनो कह रहा था कि मेटर्स उससे 100 से भी ज्यादा बीस्ट को बुला सकता है। साथ ही उसके पास मैजिक की एबिलिटी भी है, लेकिन जिनो मेटर्स को अपने शैडो सोल्जर नहीं बना सकता क्योंकि मेटर्स का माना खराब यानी दूषित है। आगे जिनो को पता चलता है कि बॉस लेवल डीमन के पास से ही सेट के पार्ट मिलते हैं। फिर हमें डीमन मोनार के नेकलेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बेसिक एबिलिटी से जिनो की एबिलिटी और इंटेलिजेंस 20 से बढ़ जाती है और मेन इफेक्ट डीमन मोनार के रिंग और इयरिंग को पहनने से होता है। हालांकि जिनो के पास 2 आइटम होने के कारण पहला इफेक्ट उसे मिल जाता है और इसकी वजह से जिनो की सारे के सारे स्टैट 5 से इंक्रीज हो जाते हैं। इवन उसका लेवल भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। जिनो कहता है कि सेट का एक आइटम अभी भी बाकी है, इसका मतलब 3rd लेवल का बॉस भी मुझे आगे मिलेगा। सेट को कंप्लीट करने के लिए मुझे उसको हराना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जिनो ने 10,000 से भी ज्यादा सोल्स को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। आगे वो कह रहा होता है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकता। तभी सिस्टम उसे मैसेज देता है कि तुमने आज का रेगुलर क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और जिनो को उसके रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जिनो पहले रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, जिससे वो शॉप में से किसी भी एक आइटम को ले सकता है। जिनो मन में कहता है कि क्या मुझे किसी बिलियन गोल्ड का आइटम लेना चाहिए जो मुझे बैटल में काफी काम आए, लेकिन ऐसे आइटम तो डंजन में ही मिल जाते हैं और शॉप रोज रोज अच्छे वेपन से चेंज होती रहती है। मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला किया तो मैंने जो आइटम लिया है उसे मुझे फिर से बेचना पड़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो मुझे अभी काम आए। और जिनो काफी देर सोचने के बाद एक कर्स टूल बॉक्स को ले लेता है। जिनो कह रहा था कि जब मैंने डेली क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट किया था, मुझे एक कर्स रैंडम टूल बॉक्स और ब्लेस्ड रैंडम टूल बॉक्स, इन दोनों में से एक चुनने की चॉइस मिली थी। मैंने फिर से वो करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई बोनस रिवार्ड नहीं मिला। जिनो को कर्स रैंडम टूल बॉक्स के अंदर एक और की मिलती है, जिसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। जिनो कह रहा होता है कि एक और की, इसका यूज क्या होने वाला है, जाने दो, मुझे इसे कहीं रख देना होगा। कर्स टूल बॉक्स मुझे वही आइटम देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। आगे जिनो दूसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट करता है, जिससे उसको 20 बोनस स्टैट मिल जाते हैं और वो उन्हें इंटेलिजेंस में डाल देता है। और फाइनली वो तीसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिनो कहता है मैं कुछ खास रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा दूसरा रैंडम रिवॉर्ड है। जिनो को होली वाटर ऑफ लाइफ का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे वो होली लाइफ ऑफ वाटर को बना सकता है। फिर हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की बिल्डिंग को दिखाते हैं, जो की पूरी जल रही होती है। फायर ब्रिगेड उस आग को बुझा रहे थे। डेप्यूटी डायरेक्टर का एक मेंबर उनसे कह रहा था, मैंने सुना था कि जब 2 एस रैंक के हंटर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो पूरा का पूरा लैंड तक तबाह हो सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि बस इतना ही डिस्ट्रक्शन हुआ है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं, तुमने सही कहा, फिर भी देखा जाए तो इसे बैटल भी नहीं कह सकते। डोंगसू उसके सामने बच्चे जैसा था, रियल डैमेज होने से पहले वो हार गया। आगे हम देखते हैं कि जिनो अपनी माँ से मिलने आया था, वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है। फिर हमें होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये वाटर यस लेवल का है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस पोशन है जो पावरफुल मैजिक का यूज करके अपने यूजर की किसी भी बीमारी का इलाज कर देता है। जिनो कहता है कि शायद ये मेरे माँ का इलाज कर दे। होली वाटर को बनाने के लिए 3 आइटम्स की जरूरत है, जिनमें से जिनो के पास 2 आइटम ऑलरेडी है, जो उसे वुल्कान और मेटोस को हराने के बाद मिले थे। अब उसे बस एक ही आइटम चाहिए था, जो कि था प्यूरिफाई ब्लड ऑफ द डीमन किंग। आगे जिनो कहता है कि मैंने डीमन कासल को क्लियर किया तो मैं होली लाइफ ऑफ वाटर को बना सकता हूँ। एक हफ्ते से डीमन कासल पे चढ़ने से मेरा लेवल 16 से बढ़ा है और अभी मैं एस रैंक का बन चुका हूँ, तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपनी माँ से कहते कि बस थोड़ा और रुक जाओ माँ, मैं आपको जल्द ही ठीक कर दूंगा। आगे हम कोरिया के हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ का स्टाफ कल रात की न्यूज के बारे में देख रहा होता है। जिनो यहाँ अपना रीइवैक्यूएशन करने आया था। मिस्टर जंग उसके साइड वाली मेंबर से कहते हैं कि आजकल ये बहुत हो रहा है, उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उसे कहना पे करो और उसे इवैक्यूएशन रूम की तरफ भेज दो। फिर मिस्टर जंग उसका नाम देखते हैं और वो तुरंत बेक यूनो को कॉल लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर बेक, आपने जिस हंटर के बारे में कहा था ना, वो यहाँ आ चुका है। ये सुन के बेक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मिस्टर जंग से कहते कि क्या वो वहाँ पे आया है? मिस्टर जंग उन्हें बताते हैं कि हाँ, वो यहाँ अपना री-इवैक्यूएशन करने आया है। वो लेडी जिनो को इवैक्यूएशन रूम की तरफ ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पहले से 3 लोग चेक करने के लिए आए थे। 2 हंटर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर जाते हैं, पर उन दोनों का ही रैंक ई आता है। उसे देख के जिनो के साइड का एक इंसान काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे कम से कम सी रैंक तो लाना ही था, जिससे वो अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह पाए। पहले 2 हंटर का हाल देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जिनो को पहले जाने के लिए कहता है और जिनो भी मान जाता है। जिनो वो इवैक्यूएशन रूम में जाता है। वो लेडी उसका नाम उसे पूछती है। जिनो उसे बताता है कि मेरा नाम है संग जिनो। फिर वो लेडी कंप्यूटर में उसका डाटा चेक करती है। उसे पता चलता है कि जिनो पहले से इवैक्यूएटेड है और वो एक ई रैंक का अवेक हुआ था। वो लेडी जिनो से पूछती है कि क्या आप यहाँ इवैक्यूएशन करने आए हैं? जिनो कहता है कि हाँ। फिर वो लेडी मन में कह रही थी कि सारे के सारे हंटर जो यहाँ इवैक्यूएशन करने आते हैं वो ई रैंक के ही होते हैं। वो जिनो को बताती कि तुम्हें बस उस ब्लैक ऑप पे अपना हाथ रखना है। जिनो उस पे हाथ रख देता है। वो लेडी रिजल्ट देख रही होती है, पर उधर एरर मैसेज आ जाता है। वो जिनो से कहती है कि जरा एक पल के लिए रुक जाओ, मैं प्रोसेस को फिर से शुरू करती हूँ। लेकिन फिर
फिर भी एरर आता रहता है। वो लेडी कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे मिस्टर जंग आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस मशीन को चंग सिंह नाम का एक बंदा चलाता है। वो उस लेडी से कहते हैं कि तुम खुद इस मशीन को क्यों चला रही हो, चंग सिंह कहाँ पर है। वो मिस्टर जंग से कहती है कि चंग सिंह का भी रेस्ट रूम में है। ये सुन के मिस्टर जंग कह रहे होते कि उस गधे को काम के समय पे अपने पोस्ट से नहीं जाना चाहिए। फिर वो मन में कहते हैं कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ। फिर वो इस लेडी से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो बताती है कि शायद मानामीटर में कुछ खराबी आई है। मिस्टर जंग मन में कह रहे थे कि मैं यहाँ कितना हाई एक्सपेक्टेशन लेके आया था, क्योंकि मिस्टर बेक ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। शायद सच में इसमें कुछ तो खास बात है। नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, रीअवेकनिंग कोई मजाक की बात नहीं है। तभी वो लेडी मिस्टर जंग को वो एरर मैसेज को दिखाती है। उसको देख के मिस्टर जंग हद से ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उस लेडी से पूछते कि तुम यहाँ कब से काम कर रही हो। वो बताती कि मुझे अब तक 6 महीने हो चुके हैं, क्या मैंने कोई गलत बटन दबाया। फिर हमें पता चलता है कि चाह है इनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मिस्टर जंग मन में कहते हैं चाह है इन 2 साल पहले इवैक्यूएट हुई थी। फिर वो उस लेडी को चंग सिंह को बुलाने को कहते हैं। मिस्टर जंग मन में कहते हैं कि मैंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया, इसलिए मैं प्रमोट नहीं होता। वो लेडी मिस्टर जंग से कहती कि आखिर बात क्या है। मिस्टर जंग उसे बताते हैं ये कोई एरर मैसेज नहीं है, ये मानामीटर उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा। तुम इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये है कि हमारा मीटर उसके माना के लेवल को मेजर करने जितना पावरफुल नहीं है। ये सुन के वो लेडी भी हैरान हो जाती है। वो कह रही होती कि इसका मतलब ये कोरिया का 10वां यस रैंक हंटर हो सकता है। मिस्टर जंग कहते कि हाँ वो यस रैंक का हंटर है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन के नीचे ही वो जिंचुल और चोई जोंग को दिखाते हैं। चोई जोंग जिंचुल से पूछ रहा होता है कि मिस्टर वू, मैंने सुना कि वांग अचानक से कोरिया में आया था, क्या यह सच है? उसका रेड गेट इंसिडेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जिंचुल उसे बताता कि हाँ डोंग्स ने उन सर्वाइवर को नहीं बचाया था। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस दिन वहाँ था। चोई जोंग उसे पूछता है कि इसका मतलब तुम जानते हो कि ये किसने किया है। जिंचुल उसे बताता है मुझे डिटेल में नहीं पता सर, क्योंकि मैं वहाँ पे आखिर तक नहीं था, हालांकि मुझे किसी पे शक है। तो भी जिंचुल अचानक से बोलना बंद कर देता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे अभी भी कंफर्म नहीं पता कि ये उसी ने किया है। लेकिन चोई जोंग इस बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुमने तय किया कि तुम जब तक उस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर लेते तब तक मुझे नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। वैसे भी मैं वो पंखों वाले एंड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसकी लाश जापान के किनारे मिली थी। जिंचुल कहता है कि वैसे तो बस एक ही पंख वाली एंट की लाश मिली है, लेकिन अगर पंखों वाली एंट्स जेजू आइसलैंड से उड़ के दूसरे देशों में जाने लगी, ये होने से पहले सारे गिल्ड के हंटर्स को इसके बारे में बताया जाएगा। चोई जोंग भी कहता है कि हाँ सारे गिल्ड के हंटर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तभी चोई जोंग को अचानक से बी वाली बिल्डिंग से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। जिंचुल कहता है मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। चोई जोंग उसे कहता है कि इन जैसी चीजों से मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। जिंचुल कहता है लगता है कोई हंटर इवैक्यूएशन में कुछ दिक्कत दे रहा है, मैं जाके चेक करता हूँ। चोई जोंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे खुद जाके देखना है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जंग जिनू से कहते हैं कि अभी के मशीन से आपका माना लेवल मेजर नहीं हो रहा, हमें इससे भी ज्यादा एडवांस माना मीटर चाहिए। इसके लिए हमें हायर अप से परमिशन चाहिए, क्या आप 3 दिन बाद आएंगे? ये सुन के वहाँ के सारे हंटर्स और मेंबर शॉक हो जाते हैं और वो जिनू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनको पता चल जाता है कि जिनू एक एस रैंक का हंटर है। तभी वहाँ पे चोई जोंग भी आ जाता है। सभी लोग उसको देख के भी काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। उनको लग रहा होता है कि ये अल्टीमेट हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। इन लोगों की बातों की वजह से जिंचुल और चोई जोंग को पता चल जाता है कि जिनू एक एस रैंक हंटर है। चोई जोंग जिनू की पावर को महसूस कर रहा होता है। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन को दूसरा माना मीटर लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके रिजल्ट के लिए 3 दिन रुकने तक की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर चोई जोंग अपने आप को जिनू से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम किसी गिल्ड में हो? अगर नहीं हो तो हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन जिनू उसे जरा सा भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसे कहता है कि माफ करना, मैं जरा बिजी हूँ। आगे वो जाते हुए मन में कह रहा था कि री इवैक्यूएशन 3 दिन के बाद होगा, तब तक मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले मुझे जल्दी से डेमन कैसल को क्लियर करके होली वाटर को बनाना है। चोई जोंग जिनचू से कह रहा होता है कि क्या मैंने उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं किया? लगता है मैंने अच्छे से कोशिश नहीं की। तभी चोई जोंग नोटिस करता है कि जिनू डिसअपियर हो चुका है, वो भी बिना किसी ट्रेस के साथ। इससे उसे लग रहा था कि जिनू असासिन टाइप हंटर है। वो उसे रिक्रूट करने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसके गिल्ड में 3 एस रैंक हंटर हो जाते हैं और इसकी वजह से उसका जो गिल्ड है ना सिर्फ कोरिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे बेक काफी तेजी से दौड़ते हुए आता है। बेक और चोई जोंग दोनों एक दूसरे को देख कर शॉक हो जाते हैं। चोई जोंग मन में कह रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग तो यहाँ से काफी दूर है। वो काफी तेजी से सांसें ले रहा है, इसका मतलब वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आना चाहता था। चोई जोंग समझ जाता है कि बेक को इसके बारे में सब कुछ पता है, यानी जिनू के बारे में। और चोई जोंग यहाँ पे एक और बात को समझ जाता है, जो रेड गेट का इंसिडेंट था उसमें जो सर्वाइवर को बचाने वाला और को नहीं बल्कि जिनू ही था। आगे वो मन में कह रहा था कि बेक उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि अभी वो जिनू को नहीं रोकेगा। अभी मेरी उसके साथ इंटेलिजेंस से मुझे इतना तो पता चल गया कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे कंट्रोल किया जा सके। बेक भी मन में कह रहा होता है लगता है मैं काफी लेट
लेट हो गया। फिर हमें जिनू को दिखाते हैं जो फिर से अपनी माँ से मिलने आया था। फिर वो जब अपनी माँ के कमरे से बाहर आता है वो सोच रहा था मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। फ्लोर्स को क्लियर करते हुए मेरा लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मिड लेवल का जो बॉस था वो काफी ज्यादा हार्ड था। इसका मतलब ये है कि जो टॉप वाला फ्लोर का बॉस होगा वो तो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी वहाँ पे जिनचुल आ जाता है। वो जिनू से कहता है कि डबल डंजन के अंदर सारे बीच को किसने हराया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं टैलेंट लोगों को अच्छे से देख सकता हूँ, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। जिनू से कहता है कि हम हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जिनचुल से कहता है सर्विलेंस टीम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच से फाइट करना नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम हंटर पे नजर रखते हैं और जो लॉ को तोड़ते हैं हम उन्हें सजा देते हैं। जिनू से कहता है मुझे तुम्हारे सर्विलेंस टीम से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिनचुल से फिर से कहता है हमारी वजह से ही हंटर कंट्रोल में है। हालांकि हम यस रैंक हंटर का कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमको किसी से मिलवाना है, प्लीज मेरे साथ आओ। वो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही है। जिनू भी उनका नाम सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गो गुनही वहाँ पे आ जाते हैं। वो जिनू से कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा संग जिनू। जिनू उनके साथ शेक हैंड कर लेता है। वो मन में सोच रहा था कि भले ही उम्र में 80 साल से ज्यादा है, लेकिन इनके पास किसी रिटायर रेसलर की तरह बॉडी है और ये एक यस रैंक के है। चेयरमैन गो गुनही जिनू को यस रैंक हंटर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं, पर जिनू उन्हें कहता है कि मुझे अभी रिवैक्यूलेशन करना बाकी है। गो गुनही उसे कहता है तुम्हें री इवैक्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस मानामीटर के बहुत कम चांसेस है कि वो इवैक्यूएशन को मेजर ना कर पाए, क्योंकि वो रेंज से बाहर वाले को भी मेजर कर सकता है। उसको ऐसा बनाया गया था। अगर मीटर फुल रेंज को मेजर करता तो तुम्हारा डबल यस या ट्रिपल यस रैंक आ जाता। हालांकि तुम्हारे पावर को मेजर करने के लिए कितने भी यस लगे जाए इसका कोई फायदा नहीं और रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। मुझे पता है ये सुन के तुम ये जानना चाहोगे कि आखिर ये री इवैक्यूलेशन प्रोसेस क्यों है। ये इसीलिए है ताकि हम तुम जैसे किसी से मिल पाए जिसकी ताकत की कोई सीमा ही ना हो। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में तुमसे ज्यादा बात नहीं करने वाला। चलो तो मैं तुम्हें मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। हम कॉर्पोरेशन नहीं है तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने का प्रॉमिस नहीं कर सकते। हालांकि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। जिन्हों उसे कहते कि आप क्या कहना चाहते हो। गोगोनी उनसे कहते कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे करियर के लिए दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।